हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चंस एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2011 में पूछे गए थे, 2011 में पूछे गए थे। और इससे पहले जो मैंने आपको थर्ड पार्ट कराया है इस सीरीज़ का, उसमें भी मैंने 2011 के क्वेश्चंस ही डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अभी तक मैं 3 पार्ट करा चुका हूँ और ये 4th पार्ट है। ठीक है, तो अगर वे पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लेना। ओके। और दूसरी बात, अभी तक मैंने 2016 तक के एंटोनिम और सिनोनिम्स सारे कवर करा दिए हैं 2016 तक के, तो वे आप देख सकते हैं। ओके, काफ़ी हेल्प करेंगे वे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो वे आप ज़रूर देखना, क्योंकि वोकैब रिपीटेड होती है बहुत ज़्यादा, लास्ट ईयर की पूछी जाती है। हालांकि जो एरर के क्वेश्चंस होते हैं वे सेम आपको देखने को नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम में, बट जो वोकैब होती है वो सेम आपको देखने को मिल जाएगी। एरर जो होते हैं वहाँ से आपको रूल देखने को मिलेगा, जो रूल्स होते हैं सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। तो आपको रूल्स को समझते हुए चलना है, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में हिंदी मीनिंग मैं बताता ही हूँ आपको, तो इससे आपको आसानी होती है समझने में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन शुड बी ऑब्वियस टू यू दैट इफ़ यू परसिस्ट बॉदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू। ये बोलना चाह रहा है कि आपको स्पष्ट क्लियरली पता होना चाहिए, अगर तुम उसको इफ़ यू परसिस्ट बोदरिंग हिम मतलब अगर तुम उसको परेशान करोगे तो ही विल गेट एंग्री विद यू, कि वह तुम्हारे साथ नाराज़ हो जाएगा, वह तुमसे नाराज़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। अब हमें यहाँ पर एरर बतानी है कि इसमें एरर क्या है, इस क्वेश्चन में एरर क्या है। तो देखिए, एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर दैट और इफ़ का यूज़ किया गया है, दैट और इफ़ कंजंक्शन का यूज़ किया गया है, दोनों का एक साथ यूज़ हुआ है, और डबल कंजंक्शन का हम एक साथ यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर दैट को हम हटा देंगे, ये क्या है, एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से दैट हट जाएगा और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये अच्छा है, इसमें जो रूल है वो भी अच्छा है। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान से देखना है। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, यानी मैंने और राजू ने पिछले गर्मियों में दिल्ली छोड़ दिया था। अब हमें यहाँ पर बताना है एरर इसमें क्या है। देखिए, इसमें जो एरर है वो ये है, आई और राजू की जगह राजू एंड आई का प्रयोग करेंगे। देखिए, सेंटेंस अगर मैं इनके क्रम की बात करूँ, नॉमिनेटिव केस की, तो सबसे पहले क्या होगा। देखिए, अगर सेंटेंस में हमारा पॉजिटिव भाव है, यानी सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है, तो हमारा जो रूल रहेगा, पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो इस तरह से हमारा रूल रहता है पॉजिटिव सेंटेंस में। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है या उसमें कोई नेगेटिव भाव है, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन। तो ये आपको पता होना चाहिए इतनी बात। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, ये नेगेटिव नहीं है, ना इसमें कोई नेगेटिव भाव है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम यूज़ करेंगे पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर वन, यानी फर्स्ट पर्सन। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है और थर्ड पर्सन दिया हुआ है, यानी हमारे पास ये दिए हुए हैं, तो पहले थर्ड आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन, यानी पहले राजू आएगा और फिर आएगा बाद में आई। अब देखिए, आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि आई और वी जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, और इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आई सर्टेनली डिफ़र विद यू इन दिस मैटर। मैं निश्चित रूप से, डिफ़र का मतलब होता है अलग होना, मैं निश्चित रूप से इस मामले में तुमसे अलग हूँ, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। अब देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर डिफ़र। डिफ़र के साथ हमेशा प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं, यानी डिफ़र फ्रॉम होता है
डिफर विद नहीं होता है। डिफर फ्रॉम का मतलब होता है से अलग होना, यानी मैं निश्चित रूप से आप इस मैटर में आपसे अलग हूँ, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ही हैड ए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वॉज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, यानी उसको सस्पेक्ट हुआ, उसको संदेह हुआ कि उसके फ्रैक्चर हो गया है। सो इसलिए ही वॉज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल, इसलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। अब देखिए एडमिट के साथ इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आएगी एडमिट के साथ टू, एडमिट टू द हॉस्पिटल, एडमिट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो यहाँ पर इनटू के स्थान पर क्या करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द वेक्स, ये भी अच्छा सेंटेंस है। द वेक्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, इसमें आपको बताना है क्या एरर है। देखिए जो वेग लिखा हुआ है ये इसके दो मीनिंग होते हैं। वेग के जो वेग्स है इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है मजदूरी, दूसरा होता है परिणाम यानी रिजल्ट। तो अगर मैं केवल बोल के बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मोबाइल पे, तो इसलिए मैं ओनली बोल के आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपको लिख के भी बताऊँगा। ओके, तो जो वेग्स होते हैं इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट, दूसरा होता है मजदूरी, मजदूरी, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं परिणाम की, अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं परिणाम के सेंस में, तो हम इसके साथ इसको सिंगुलर मानते हैं और सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी अगर परिणाम यानी रिजल्ट के रूप में हम अगर बात कर रहे हैं इसकी, तो ये सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मजदूरी के सेंस में हम यूज़ करें तो ये हमेशा प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि वेग्स के दो मीनिंग होते हैं, परिणाम और मजदूरी। अगर मैं परिणाम के सेंस में यूज़ करता हूँ तो वो सिंगुलर माना जाएगा, जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मजदूरी के सेंस में बात करूँ तो वो प्लूरल माना जाएगा, और जब प्लूरल माना जाएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पर लिखा हुआ है द वेग्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, यानी यहाँ पर परिणाम की बात कर रहा है कि जो कठिन परिश्रम का जो परिणाम होता है वो हमेशा अच्छा होता है, स्वीट होता है। तो यहाँ पर परिणाम की बात चल रही है। अब जब परिणाम की बात चल रही है तो हम इसके साथ सिंगुलर यानी ये सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ होगा, आर की जगह हम इसका यूज़ करेंगे। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ, ये भी अच्छा सेंटेंस है, इसमें भी आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन्स अराइजेज, यानी मैं तुम्हारे ऑफ़र का फ़ायदा उठाऊंगा जब समय आएगा, यानी ओकेजन्स अराइज, जब समय आएगा मैं तुम्हारे मौके तुम्हारी ऑफ़र का फ़ायदा उठाऊंगा। अवेल, देखिए अवेल ऑफ का मतलब होता है का फ़ायदा उठाना, मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। अब अवेल एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं। अगर अवेल लास्ट में यूज़ हुआ सबसे एंड में तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, तो उसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ मतलब ज़रूरी नहीं कि उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, लेकिन अवेल अगर सेंटेंस के बीच में है तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना ही पड़ेगा। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो आई के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ्स, तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एवेल के बाद आएगा माई सेल्फ, यानी एवेल माई सेल्फ ऑफ। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस करेक्ट होगा, कर लेंगे एवेल माई सेल्फ ऑफ। ओके, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बीच में कहीं पर भी आपको एवेल ऑफ लिखा हुआ मिले, एवेल लिखा हुआ मिले, तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज़ करेंगे, और एवेल के साथ प्रपोजिशन ऑफ का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द पपिल्स, नेक्स्ट है, ऑल द पपिल्स स्टूड अप रेस्पेक्टिवली एज द गुरु एंटर द रूम,
यानी पपिल्स होते हैं शिष्य, यानी सभी शिष्य खड़े हो गए थे सम्मान पूर्वक जब गुरु ने, जो उनके गुरु थे, उन्होंने रूम में एंटर्ड किया, यानी रूम में प्रवेश किया। तो यहाँ पर रेस्पेक्टिवली नहीं आएगा, रेस्पेक्टफुल्ली का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रेस्पेक्टफुल्ली यहाँ पर कर लेंगे, यानी रेस्पेक्टिवली नहीं आएगा, रेस्पेक्टफुल्ली का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा सेंटेंस है, इसमें भी अच्छा रूल है एक। देखिए, मैनी ए मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट, यानी बहुत सारे लोगों में से एक ने लास्ट नाइट क्या की, मीटिंग अटेंड की, ये इसका मीनिंग है। अब देखिए, मैनी के 2-3 रूल बनते हैं जो आपको पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम में घूम फिर के आते रहते हैं ये क्वेश्चन मैनी से रिलेटेड, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अगर मैनी के साथ डायरेक्ट नाउन का यूज़ कर रहे हैं, पहले तो मैं इसमें करेक्शन बता दूं कि क्या रहेगा। मैनी ए मैन लिखा हुआ है, ए के बाद हम सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, प्लूरल का नहीं करते, तो यहाँ पर आएगा MAN मैन, ठीक है, मैनी ए मैन, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। अब 2-3 बातें आप ध्यान रखेंगे कि अगर मैनी के बाद डायरेक्ट नाउन आया है तो वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। और अगर मैनी के साथ आर्टिकल लगा दिया मैंने, ए या एन, अगर मैनी के बीच में ए या एन लगा दिया तो उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ए या एन के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 2 बातें पता होनी चाहिए। अगर मैनी के साथ डायरेक्ट प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर मैनी के बाद ए या एन का यूज़ किया गया है, फिर सिंगुलर नाउन आया है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है द आवर टू प्रिपेयर लेसन्स हैज़ अराइव्ड। द आवर का मतलब हो गया यहाँ पे समय से, यानी लेसन को प्रिपेयर करने का समय आ गया है, ये इसका मीनिंग हुआ। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट है इवन एट दिस लेट स्टेज इन हर कैरियर रेखाज एक्ट नाइसली। यहाँ तक कि अपने लास्ट स्टेज में भी, अपने कैरियर के लास्ट स्टेज में भी रेखा अच्छा एक्ट करती, बट उसने नहीं किया, डजंट सी नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट, तो ये क्वेश्चन टैग सही बना हुआ है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, और जल्द ही आपको पार्ट 5 मिलेगा, ओके। मैं सारे जो जितने भी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं SSC स्टेनोग्राफर की, मैं आपको सोल्व करा दूंगा। जो टॉपिक अच्छा रहेगा, ठीक है, वो मैं सोल्व करा दूंगा। थोड़ा सा इनको समझने में, एनालिसिस करने में टाइम लगता है, तो इसलिए, और इतना टाइम मुझे जो है नहीं मिल पाता, क्योंकि आप जानते हो कि मैं जॉब करता हूँ, तो थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ जॉब में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।